हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट है बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब जो हेलो एल्केन होते हैं वो कुछ स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसका नाम है बेटा वैन डर वाल फोर्स। क्या नाम है? वैन डर वाल फोर्स। और जो वैन डर वाल फोर्स होता है बेटा वो आपका मॉलिकुलर मास और साइज ऑफ द मॉलिकुलर मास और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है। यानी कि ऐसे हेलो एल्केन जिनका मॉलिकुलर मास कम है या जिनका साइज स्मॉल है वो आपके गैसियस स्टेट में लाई करते हैं, और जैसे जैसे इनका मॉलिकुलर मास बढ़ता है, ठीक है, यानी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है, इनकी जो स्टेट है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से कैसे हो जाती है? सॉलिड हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड ऑफ मेथेन। ठीक है, मेथेन के जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, यानी कि मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल फ्लोराइड जो है, एंड क्लोराइड ऑफ एथेन, ठीक है, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रेस्ट एल्किल हैलाइड अप टू 18 कार्बन आर कलरलेस लिक्विड एंड बियॉन्ड इट आर कलरलेस सॉलिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है हेलो एल्केन का, वैसे वैसे इसकी स्टेट क्या हो रही है? गैस से लिक्विड, लिक्विड से क्या हो जा रही है? सॉलिड हो जा रही है। यानी जो स्मॉलर मेंबर है जैसे मेथेन के क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड, और साथ में एथेन का जो क्लोराइड होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर आपका गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो आपके लो मॉलिकुलर मास कंपाउंड है यानी स्मॉलर इन साइज है, तो इनके बीच में जो वैन डर वाल फोर्स वर्क करता है वो एक वीक फोर्स होने की वजह से इनकी स्टेट कैसी रह जाती है? गैस स्टेट रह जाती है। मगर जैसे जैसे हम हाई मॉलिकुलर मास की तरफ बढ़ते हैं यानी 18 कार्बन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें लगभग 18 कार्बन हो तो उसका मॉलिकुलर मास भी बहुत हो जाएगा, और ऐसा होने से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैस से किस फॉर्म में आ जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा कार्बन रखने वाले यानी 18 कार्बन से भी ज़्यादा कार्बन रखने वाले एल्किल हैलाइड की जो स्टेट होगी वो कैसी हो जाएगी? कलरलेस सॉलिड में हो जाएगी, क्योंकि 18 कार्बन से ज़्यादा होने पर मॉलिकुलर मास और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल भी उसी रेशियो में बढ़ता है। इस वजह से जब लिक्विड स्टेट से किस में चले जाएंगे? सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थी फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एल्केन। अब हम बात करेंगे बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी का अगर हम बात करें तो वाटर में इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लेस होती है। रीज़न क्या है? वाटर में वही मॉलिक्यूल आपके डिज़ोल्व हो सकते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही मॉलिक्यूल कर सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अटैच्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से क्या होता है? अटैच्ड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो आपका कार्बन से अटैच्ड होने की वजह से ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाते। मगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उस वजह से जो पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाते। इस वजह से वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लेस होती है। ठीक है, तो हेलो एल्केन हैव पोलर नेचर बट are insoluble in polar solvent like water because they have no ability to form hydrogen bond with water, क्योंकि जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते। However, these are soluble in organic solvent like ईथर एंड बेंजीन। मगर जो ईथर और बेंजीन में क्या होते हैं? सॉल्वेबल होते हैं, क्योंकि लाइक सॉल्वेंट यानी एक ऐसे सॉल्वेंट अपने को एक जैसे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह के सॉल्वेंट आपस में क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते हैं। तो एल्किल हैलाइड भी ऑर्गेनिक है, और जो आपका ईथर है, बेंजीन है, जो भी क्या ऑर्गेनिक, इसलिए जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्वेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो अगर हम हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन, एथेन इस तरह के मॉलिक्यूल से, तो इनके कंपैरिजन में जो हेलो एल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि हेलो एल्केन आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस वजह से इनके मॉलिक्यूल को बॉयल करने में हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसका नाम होता है डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स, जो कि एक वीकेस्ट फोर्स होने की वजह से ये आसानी से बॉयल करने लगते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि हेलो एल्केन जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन या पेरेंट हाइड्रोकार्बन यानी जिनसे कि हेलो एल्केन मिलके बने हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया बेटा, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हाई मॉलिकुलर मास एज कम्पेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन
द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव. As a result, the boiling point of alkyl halide are higher than those of hydrocarbon of comparable molecular mass. ठीक है, यही रीज़न होता है कि एल्किल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन, एथेन, प्रोपेन से क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बेटा इसके 3 केस बनते हैं. वो 3 केस कैसे हैं, तो इसमें कहते हैं बेटा फॉर द सेम एल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेज and hence the magnitude of van der Waals force of attraction increases. अब आपको हमने एल्किल हैलाइड दिया, एल्किल क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन सभी में अगर एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है. एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है, बट जो हैलोजन एटम है वो अलग अलग है. तो आप क्या देखोगे, एल्किल ग्रुप सेम होने से एल्किल ग्रुप का मॉलिकुलर मास सब में सेम है, बट हैलोजन एटम अलग अलग होने से हैलोजन एटम का मॉलिकुलर मास क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. और जैसा कि हमने बताया था कि मॉलिक्यूल में बीच में van der Waals फोर्स वर्क करता है, जो मॉलिकुलर मास के इंक्रीज करने के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है. इस वजह से जो एल्किल आयोडाइड होगा उसका मॉलिकुलर मास जो होगा एल्किल ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड से क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा. इस वजह से एल्किल आयोडाइड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो स्ट्रॉन्गर होगा और इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. इसलिए एल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्किल ब्रोमाइड से ज़्यादा होता है और एल्किल ब्रोमाइड का एल्किल क्लोराइड से ज़्यादा होता है और एल्किल क्लोराइड का एल्किल फ्लोराइड से ज़्यादा होता है. क्योंकि मॉलिकुलर की मास की बात करी जाए तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा, और एल्किल ग्रुप तो सब में सेम है तो उससे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है. बट जो हैलोजन एटम है उनके मॉलिकुलर मास जो हैं, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ करते हैं फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर. इसलिए एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और एल्किल फ्लोराइड का सबसे कम. ठीक है, नेक्स्ट केस बनता है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हैलोजन आइटम है वो तो सेम रखेंगे और एल्किल जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या हम लेंगे, डिफरेंट लेंगे. तो ऐसा केस में भी क्या आप क्या देखोगे कि एल्किल ग्रुप का साइज़ क्या है, बड़ा होने से इनका मॉलिकुलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा. जबकि हैलोजन आइटम दोनों में सेम है तो हैलोजन आइटम का मॉलिकुलर का मास का इफेक्ट दोनों में नहीं पड़ेगा. मगर एल्किल ग्रुप का साइज़ ज़्यादा होने से, मॉलिकुलर मास ज़्यादा होने से उसके बीच में मॉलिकुलर van der Waals फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा. इसलिए जो एथिल आयोडाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मेथिल आयोडाइड से क्या ज़्यादा है. ठीक है, यानी कि फॉर द सेम हैलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप. अगर हैलोजन एटम सेम है तो एल्किल ग्रुप का साइज़ बढ़ने के साथ उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. क्योंकि एल्किल ग्रुप का अगर साइज़ बढ़ेगा तो उसका मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा. इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएंगे. ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट थर्ड केस क्या बनता है बेटा, फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस with branching due to decrease in surface area of the alkyl halide and hence the magnitude of van der Waals force of attraction decreases. जैसे कि हमने बताया है कि जो van der Waals force of attraction है वो मॉलिकुलर साइज के इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है बट डिक्रीज करने के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है. अगर हम आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड की बात करें, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे बट उनका जो मॉलिकुलर साइज होगा वो अलग अलग होगा, मतलब उन्हें ब्रांचिंग होने लगेगी, एक दूसरे का आइसोमर होंगे. तो ऐसा होने से क्या होगा, आप सामने ऐसे देख सकते हैं कि हमने क्या लिया, एक नॉर्मल चैन क्लोरोब्यूटाइल लिया, एक आइसोचैन क्लोरोब्यूटाइल लिया और इन सभी में अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है. साइज ऑफ द मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है. अगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल चैन एल्किल हैलाइड होता है उसका साइज ज़्यादा होने से, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी वैसे वैसे van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. तो ये था बेटा बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और फिजिकल स्टेट ऑफ एल्किल हैलाइड जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइंड करते हैं. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो हम हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में इतना ही.